आप सुन रहे हैं माई डेडली डेविल लव, जिसके राइटर हैं उदय कश्यप, और उनकी इस जुनूनी कहानी को आवाज़ दी है नितिका चौधरी यानी कि मैंने। अपनी हैवानियत और दरिंदगी से पूरी दुनिया में दहशत का माहौल कायम करने के बाद उस हैवान के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। वो सिगरेट के कश लेते हुए अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी हेजल नज़रें उस पूरे कमरे में डालकर चेहरे पर बिना कोई भाव लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। उस बेरहम के कदमों की आहट महसूस करते ही कमरे के बाहर खड़े गार्ड्स की हालत, जो पहले से ही खराब थी, और ज़्यादा खराब हो गई। उनके हाथ पैर कांपने लगे और खौफ से उनकी सांसें फूलने लगी। इसी बीच कमरे का दरवाज़ा खुला और सिगरेट का धुआं छोड़ते हुए, चेहरे पर दिल को घायल कर देने वाली तिरछी मुस्कान लिए वो बेदर्दी कमरे के बाहर आया और उन गार्ड्स पर ध्यान दिए बिना आगे की ओर बढ़ गया। लाल रोशनी में खून से सना उसका चेहरा बेहद खौफनाक लग रहा था। वो वैसे ही सिगरेट के कश लेते हुए उस एरिया से बाहर आया और धीरे धीरे कदमों से सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। बंगले में जितने भी लोग मौजूद थे, सबके सब खौफ भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। उस आलीशान बंगले में उस बेदर्दी के जूतों की आवाज़ बिल्कुल साफ सुनाई पड़ रही थी, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उस हैवान के खौफ से वहाँ मौजूद लोग किस कदर सहमे हुए हैं। वो हैवान बंगले के कॉरिडोर में टहलते हुए एक बड़े कमरे के पास आया और उस कमरे का दरवाज़ा खोल सीधा उसमें दाखिल हो गया। वो पूरा कमरा बेहद खूबसूरत था। डार्क थीम पर बेस्ड उस कमरे की इंटीरियर उस हैवान के दिल को काफ़ी सुकून पहुंचा रहा था। उसने कमरे को अंदर से लॉक किया और हाथ में पकड़ी सिगरेट को अपने पैरों तले रोंदते हुए अपनी रोब भरी चाल से कमरे के साथ जुड़े पूल एरिया की ओर बढ़ने लगा। उसने आगे बढ़ते हुए अपनी शर्ट उतार दी और अपने सीने पर बड़े ही कातिल तरीके से हाथ फेरने लगा। उसका वो आकर्षक और मस्कुलर बदन बेहद कातिल लग रहा था। हाथों की उभरी हुई नसें और सीने पर मौजूद बाज का टैटू उसके इस कातिलाना लुक को और ज़्यादा कातिलाना बना रहा था। वो पुल के पास आया और एक टक उसके ठहरे पानी को अपनी हेजल जुनूनी आंखों से घूरने लगा। काफी देर तक इसी तरह पानी को घूरने के बाद वो शख्स पूल में उतर गया और चेहरे व हाथों पर लगे खून को बड़े ही आराम से साफ करने लगा। सूरज की हल्की रोशनी में उसका वो आकर्षक चेहरा बड़ा ही कातिल लग रहा था। माथे पर आ रहे लंबे घुंघराले बाल, आंखों में एक अलग अंदाज में मौजूद जुनून और सनक, और साथ ही साथ गले पर मौजूद एक छोटा मगर आकर्षक तिल, ये सब मिलकर उसे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। उसके आकर्षण को देख कोई कह ही नहीं सकता था कि ये वही हैवान है जिसकी हैवानियत के चर्चे आज पूरी दुनिया में मशहूर हैं। अपने चेहरे और हाथों पर लगे खून को अच्छे से साफ करने के बाद वो शख्स पूल से बाहर आया और अपने गीले बदन को तौलिए से पोंछते हुए वहीं साइड में रखे काउच पर बैठ गया। उसने अपने सामने मौजूद टेबल पर रखे शराब से भरे गिलास को उठाया और उसे एक नज़र अपनी हेजल आंखों से घूरने के बाद अपने होठों से लगा लिया। इसी बीच उसका फ़ोन बजने लगा, जिसकी आवाज़ सुन वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ने लगा। कमरे में आकर उसने अपना फ़ोन उठाया और उसे रिसीव कर बिना किसी भाव के बोला, क्या खबर है इंडिया से? खबर क्या होनी है बॉस, वही कल के आए 2 कौड़ी के गुंडे लूसीफर से पंगा लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं सब संभाल लूँगा। बस आप ऑर्डर दीजिए कि करना क्या है। फ़ोन की दूसरी तरफ से एक अदब भरी आवाज़ आई। उस शख्स की बात सुन लूसीफर के चेहरे पर एक बार फिर वही शैतानी मुस्कान तैर गई। एक बार फिर उसकी आंखों में तबाही और दरिंदगी का नशा छाने लगा। उसने फ़ोन पर अपनी पकड़ कस ली और शराब के घूंट लेते हुए अपनी सर्द आवाज़ में बोला, तुझे कुछ नहीं करना आहिर। अब जो करना है, जैसे करना है, वो खुद लूसीफर करेगा। तू तो बस मौत का तांडव देखने की तैयारी कर। अगले 24 घंटों के अंदर मैं इंडिया वापस आ रहा हूँ, और याद रखना, मेरे आने तक किसी के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मौत का खेल खेलने का हक सिर्फ मौत के देवता अधिराज सिंह राणावत का है। आहिर एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ बोला, डोंट वरी बॉस, हम सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर आहिर ने बिना लूसीफर की बात सुने फोन कट कर दिया। फोन के डिस्कनेक्ट होते ही किसी ने आहिर के कंधे पर हाथ रखा और उसे अपनी तेज निगाहों से घूरते हुए कुटिलता भरी आवाज में बोला, वक्त आ गया है तख्ता पलट करने का। बहुत राज कर लिया अधिराज ने अंडरवर्ल्ड की सल्तनत पर, लेकिन अब वक्त है इस सल्तनत को उसका नया बादशाह देने का। वो यहाँ आ रहा है हमारी मौत बनकर,
लेकिन उसे क्या पता यहाँ उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। इतना कहकर वो शख्स और आहिर दोनों जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगे। लूसीफर की पीठ के पीछे इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी मौत की तैयारी की जा रही है, वो भी किसी अपने के द्वारा। ऐसे में धोखे और फरेब का ये खेल क्या रंग लाएगा? लूसीफर की कहानी खत्म होगी या उसकी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो जाएगा? मुंबई एयरपोर्ट के बाहर गार्ड्स की फौज से घिरी हमारी शब्दों की मलिका आंखों में इंतजार लिए एकटक किसी की राह तक रही थी। तभी अचानक किसी ने उसकी आंखों को अपने हाथों से कवर कर लिया और उसके गालों को चूम लिया। उन हाथों और होठों की छुअन को महसूस करते ही आर्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने उन हाथों को अपने होठों से लगा लिया और उन्हें चूमते हुए बोली, मैं आपका इंतजार कर रही थी अप्पी, आखिर आप आ ही गई। अरे भाई, कैसे ना आते, हमारी शब्दों की मलिका का हुक्म था और उनके हुक्म की नाफरमानी करना हमारे बस में कहाँ। राबिया आर्या को अपने गले लगाते हुए बोली। राबिया की बात सुन आर्या को हंसी आ गई। वो काफी देर तक इसी तरह राबिया के गले लगी रही और कुछ देर बाद उससे अलग होकर उसके चेहरे को अपनी नम हो चुकी आंखों से देखते हुए बोली, मुझे आपकी बहुत याद आएगी अप्पी। मम्मा पापा के जाने के बाद आपने और जुनैद भाईजान ने ही मेरा ख्याल रखा, बिल्कुल अपनी बच्ची की तरह पाला। ऐसे में आज इस तरह आप लोगों से दूर जाना मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है आर्या? तुम सिर्फ 3 दिनों के लिए ही तो जा रही हो और 3 दिन बाद जब तुम अवार्ड लेकर वापस आ जाओगी तो हम सब मिलकर वापस से ढेर सारी मस्ती करेंगे। राबिया आर्या के आंसू पोंछते हुए बोली। और अगर मैं वापस ना आई तो? क्या पता इस सफर में तकदीर ने मेरे लिए कुछ ऐसा सोच रखा हो जिसकी कल्पना हमने अपने सपने में भी ना की हो। आर्या राबिया की आंखों में देखते हुए बिना किसी भाव के बोली। वहीं उसके इन अल्फाजों को सुन राबिया के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने एक बार फिर आर्या को अपने गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए रुंधे स्वर में बोली, अभी क्या नाप शनाप बखान कर रही हैं आर्या? ये असल जिंदगी है, आपकी कहानी नहीं जिसमें कभी भी कुछ भी हो जाए। आप जैसे जा रही हैं वैसे ही वापस आएंगी, बिल्कुल सही सलामत। हमें अल्लाह ताला पर पूरा यकीन है कि वो आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और रही बात तकदीर की, तो हमें पूरा यकीन है कि अगर वो कोई खेल खेलेगी भी तो वो आपके पक्ष में ही होगा। इतना कहकर उसने आर्या को खुद से अलग किया और उसके माथे को चूमते हुए प्यार से बोली, चलिए आपकी फ़्लाइट का वक्त हो गया, अब आप बेफिक्र होकर जाइए और इस अवार्ड को अपने नाम करके लाइए। ऑल द बेस्ट। राबिया की बात सुन आर्या ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अंदर चली गई, लेकिन अभी भी उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी जिसकी आर्या को वजह नहीं पता थी। शायद से दिल ने अपनी तकदीर में आने वाले तूफान को भांप लिया है। उसने भांप लिया है कि जिसकी ख्वाहिश इतने लंबे वक्त से आर्या कर रही है वो उसे मिलने वाला है। उसका 5 साल का इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। राधे राधे।